अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एहतशाम अंसारी ऑल इंडिया पसमादा मुस्लिम महाज से। आज हमारे साथ मौजूद हैं संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री शारिक अदीब अंसारी जी। आज हम उनसे ऑल इंडिया पसमादा मुस्लिम महाज के बारे में जानेंगे और संगठन की स्थिति के बारे में जानेंगे। तो ऑल इंडिया पसमादा मुस्लिम महाज का पसमादा मुसलमानों को लेकर के क्या उद्देश्य है, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम एहतशाम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लखनऊ ऑफिस संभाले हुए हैं, आप पे जिम्मेदारी है और आप उसे बखूबी अंजाम दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया शारिक भाई। शारिक भाई, एक्चुअली ये सबसे पहले ये तो हम जानें कि पसमानदा तहरीक, जो लोग जानते पसमानदा क्या है, लोग जो ज्यादा लोग कॉमन मुस्लिम जो है वो भी अभी ये चीज नहीं जानते कि पसमानदा क्या है। नया शगुफा लोग ऐसा कुछ बोलते हैं, आप भी शायद सुनते हो। पसमानदा तहरीक क्या है और पसमानदा ऑल इंडिया पसमानदा मुसलमानों का उद्देश्य क्या है और इसका इतिहास क्या रहा है, ये आप जरा हमको बता दीजिए। देखिए, आप तो बात कर रहे हैं, ये आपने बात करी मुसलमानों की। आप मुसलमान तो जागरूक है कौम नहीं है, ये तो हमारा एक कड़वा सच है। इस महा पसमानदा की उत्पत्ति कैसे होगी, ये अपने आप में एक सवाल है। पसमानदा मूवमेंट पे तो बहुत काम हुआ, मतलब अलग अलग तंजीमें बनी, जैसे ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस, अंसारियों की तहरीक पार्टी एक जमात थी, जमातुल कुरैशियों की थी, आपका सैफी फाउंडेशन सैफियों की थी, आपकी मंसूरी फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये जमातुल मंसूर, ये मंसूरियों की थी। इस तरह से जमात सलमानियों की थी। इस तरह की तो बहुत तंजीमें चली, लेकिन काम किया और कुछ वजहों की वजह से चली, फिर बंद हो गई, फिर चली, फिर बंद हो गई। लेकिन सब जमातों को, सब बरादरियों को, सब जो पसमानदा बरादरियां मुसलमानों में जो तकरीबन 88% के हिसाब से, अब तो तादाद बढ़ गई होगी, 92% होती हैं। ये 1978 में डॉक्टर कामिल कुरैशी आप कानपुर के थे, मरहूम अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, और मेरे वालिद मरहूम अब्दुल माजिद अदीब अंसारी मुरादाबाद, उन्होंने एक बनाई थी ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम फेडरेशन। ये पहली बार पसमानदा अल्फाज का जो जन्म हुआ, जो यूज हुआ, वो 1978 में हुआ। उसका एक तारीखी जलसा 14 नवंबर 1969 बरोज बुध तलकोटा इंडोर स्टेडियम तो नई दिल्ली में है, वहां हुआ। उसके जो चीफ गेस्ट थे वो तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री हेमवती नंदन बहुगुणा थे, और उस जलसे के अंदर नुकात जो थे वो पेश हुए और पढ़ाई गए। उसका एक ही मेरे पास पैम्फलेट है, और वो क्योंकि वो मेरे वालिद संभाल के रखते थे, मेरे वालिद के बाद मेरी माँ ने संभाल के रखा। उसका एक पैम्फलेट मेरे पास है, और कोई उसमें शक करे तो कार्बन डेटिंग उसकी हो जाएगी। वो 1979 का है, मेरे पास महफूज है, मेरे घर पर है, मुरादाबाद में है, और मैंने ऑनलाइन तो डाल ही रखा है, आपके पास भी होगा वो। तो उसमें पूरी तहरीक के लोग, जो लोग उसमें शामिल थे, उनके नाम है, सभी का इंतकाल हो चुका है। जब अली अनवर साहब ने ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन ये पसमानदा महाज बनाया तो हम स्टूडेंट्स थे, हमें बड़ी उम्मीद थी, बड़ी खुशी हुई कि इस पे काम दोबारा शुरू हुआ। और अली अनवर साहब एक हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, डॉक्टर एजाज अली साहब हमारे मोहतरम हैं, उन्होंने काम करना शुरू किया। हम स्टूडेंट थे, हमें कहीं काम करने दिए। लेकिन अफसोस जब होता है, जब आपको पॉलिटिकल माइलेज मिला और आप राज्यसभा के एमपी हुए, 12 साल तक अली अनवर साहब राज्यसभा के अंदर रहे, 2.5 साल एजाज साहब रहे। लेकिन अली अनवर साहब की किताब बड़ी अच्छी किताब है, बसावती की जंग पढ़ी है मैंने, इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। लेकिन अली अनवर साहब पसमानदा रिप्रेजेंटेटिव बन के कभी राज्यसभा के अंदर नहीं गए, वो स्पोक्समैन ऑफ जनता दल यू थे, तो उनकी हैसियत वही थी। आज भी वो हारून नगर पटना में रहते हैं। जब ये तहरीक दोबारा हमने शुरू की तो एक खत मैंने राहुल गांधी को लिखा था 2012 में, पसमानदा मुस्लिम। मैं दिग्विजय सिंह से बड़े टच में था, जब दिग्विजय सिंह यूपी के इंचार्ज थे तो मैं उनसे मिलता था, और मैंने उनको एक प्रेजेंटेशन भी दिया था कि पसमानदा मुसलमानों के बारे में। उन्होंने देखा और उन्होंने कहा इसकी हार्ड कॉपी भी दो, मैंने उसकी हार्ड कॉपी भी उन्हें दी। उनके एक पीए थे, बीबी साहब, केरला के थे। जब खुर्शीद सैयद साहब माइनॉरिटी के अध्यक्ष हुए कांग्रेस के, तो एक प्रोग्राम
राहुल गांधी जी ने कराया था जवाहर भवन में। उसमें मुझे इंप्रेशन आया तो मैं गया, तो मैंने इंटरवीन किया और उस प्रोग्राम में पसमानदा मुसलमानों की हालात पर बताया। क्योंकि अंसारी जमात, खास तौर से मैं अंसारी का नाम यूं ले रहा हूँ, लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि अंसारी तो हमेशा ही कांग्रेस का वोट बैंक रहा। अंसारियों की पार्टी ही कांग्रेस थी। लेकिन कांग्रेसियों ने कुछ ना कुछ तो दिया भी अंसारी को, हामिद अंसारी को भी दिया, उपराष्ट्रपति बने। हामिद अंसारी, आप गलत है, हामिद अंसारी सैयद है, जुलाहे नहीं है, मिल्की है। मिल्की क्या होता है? मिल्की जो सैयद होते हैं, जो अब जो अंसारी, जो नाम ही गलत है। अंसारी जो है जुलाहा होना चाहिए। जो अंसारी लिखते हैं वो सैयदुल अंसार है। हामिद अंसारी, अफजल अंसारी, मुख्तार अंसारी, ये लोग जुलाहे नहीं है, ये लोग सैयद हैं। लेकिन कॉमन में मैसेज ये जाता है कि भाई अंसारी है। जी, मैसेज जाता है, मैसेज जाता है। इसके मैं मुखालिफ हूँ। मैं तो इसलिए, जो भी हम मेरे जुलाहे भाई अंसारी लिखते हैं, उनसे कहता हूँ अपने नाम के आगे जुलाहा लिखो, अंसारी क्यों लिखते हो? अंसारी से हमारे वहाँ मसला ये है, प्रॉब्लम ये है कि हम अंसारी, कुरैशी, सलमानी लिख के अपने आप को अरब से रिलेट करते हैं। हम अरब से रिलेट क्यों करें? हम तो हिंदुस्तानी हैं, हमारा खून हिंदुस्तानी है, हमारा गोश्त हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तान की आजाद फिजाओं में सांस लेते हैं। हमने तकसीम हिंद के खिलाफ आवाज उठाई, लड़ाई की, और तकसीम हिंद न होने के लिए हमने प्रदर्शन तक किए। 40 दिन का धरना लाल किले पे और इंडिया गेट पे आज जनाब आसिम बहरीन ने किया, और उसके बाद पहली बार औरतों को लेके गए धरने के अंदर। तो हम तो तकसीम हिंद के खिलाफ है, हम तो उतने ही हिंदुस्तानी हैं। मैं अपने को माइनॉरिटी भी क्यों कहूं? मैं माइनॉरिटी नहीं हूँ। माइनॉरिटी मीन्स लेसर। मैं तो हिंदुस्तान का शहरी हूँ। आई हैव इक्वल राइट्स एज ए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के हो, या गोलवलकर जी के हो, या मोहन भागवत जी के हो, या नरेंद्र मोदी के हो, या अमित शाह के हो, या सोनिया गांधी के हो, राहुल गांधी जी के हो, या मुलायम सिंह के हो, या अखिलेश यादव के हो, या बहन जी मायावती के हो। दे आर ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। आई एम ऑल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया। मेरे राइट्स उनके बराबर के हैं। मैं अपना को लेसर क्यों मानूं? राइट्स बराबर के हो तो ठीक है, लेकिन एक परिभाषा तो हर देश में होती है, भाई माइनॉरिटी कौन है और मेजॉरिटी कौन है। मैं माइनॉरिटी और मेजोरिटी को मानता ही नहीं। मैं तो सिटीजन को मानता हूँ, नागरिक के हैसियत से मेरे अधिकार इक्वल है इस मुल्क के अंदर। हाँ, मेरे साथ नाइंसाफी किसी पंडित, किसी ठाकुर, किसी बनिए ने नहीं की। मेरे साथ नाइंसाफी मेरे ही मजहब के मानने वालों ने की। मुझे अजलाफ और अर्जाल कहेंगे जो मुझे सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली इनजस्टिस हुआ, वो गवाह है, किताबों में दर्ज है, तारीख फिरोजशाही में दर्ज है, सर सैयद की किताब आज़माए बगावत हिंद में दर्ज है, और आपका तारीख सरकशी बिजनौर में दर्ज है। पॉलिटिकली तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन अगर आप बिजनेस के पर्पज से देखें तो ये बिजनेस के पर्पज से यूपी साहब जो बात कर रहे हैं आप, ये भारत के संविधान लागू होने के बाद हुआ। तो भारत सुधरनी चाहिए ना, अगर लागू इतनी जो आप डेवलपमेंट इन पसमानदा कम्युनिटी में देखते हैं कि ये अच्छे बिजनेसमैन है, अच्छे ताजिर है, अच्छे शॉपकीपर्स हैं, ये सिर्फ ये हुआ कि इक्वल राइट्स मिले। नहीं तो पहले तो आपकी हैसियत क्या थी? क्या हैसियत थी आपकी? आप चप्पल पहन के नहीं जा सकते थे इस मुल्क के अंदर। जब अंग्रेज का और मुगलों का दौर था, जब दिल्ली सल्तनत का दौर था, जब ये हिंदू बादशाहों का दौर था, आप तो थर्ड क्लास सिटीजन में नहीं थे, आप तो फोर्थ क्लास सिटीजन में नहीं थे, आप तो इनह्यूमन कंडीशन में रहने वाले लोग थे। वो तो आपके साथ अगर हुआ तो एससी एसटी कैटेगरी जो हिंदुओं में उनके साथ भी हुआ। वो हम तो एससी थे। हम तो कन्वर्ट जुल्म सितम करने के बाद वालों के साथ में मुसलमान हुए, लेकिन हमारी कंडीशन तो एसटी को तो रिजर्वेशन ही मिल गया। आपको नहीं मिला ना? हमें यूं नहीं मिला क्योंकि हम मुसलमान हो गए और मुल्क बढ़ गया। अगर मुल्क नहीं बढ़ता तो आज कंडीशन नहीं होती। आपको नहीं मिला, लेकिन वहाँ सिख है, सिख को मिला, जैन को मिला, इन सबको मिला। क्योंकि ये जैन, सिख, बौद्ध और हिंदू को यूं मिला क्योंकि इन्होंने देश का तकसीम नहीं कराया। आपने भी नहीं कराया तकसीम, लेकिन आपके अशराफों ने तो कराया। उसका जो खमियाजा पड़ा वो हम पे पड़ा, क्योंकि मेजोरिटी तो हम ही थे। अगर मुल्क का तकसीम नहीं हुआ होता, अगर तकसीम हिंद नहीं हुआ होता, और अगर ये मुल्क एक रहता, तो आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, और आपका रिलीजियस कंडीशन, और जो हर कंडीशन आपकी बेहतर होती, हर लिहाज। कुछ लोग तो ये कहते हैं अगर मुल्क तकसीम ना होता
और मुसलमानों पे यहाँ पे जाहिर बात ज्यादा होती, कुछ लोग कहते हैं, मैं सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे तो और राइट्स और दंगे होते। राइट्स और दंगे नहीं होते, होते भी तो जब एक कॉमन चीजें से मुल्क चलता है कानून से, मुल्क चलता है सभ्य माहौल से, मुल्क चलता है आपके सौहार्द से। जब जब आप एक मुस्लिम मुल्क बना लोगे, इस्लामिक मुल्क बना लोगे, एक ईस्ट में बन गया, एक वेस्ट में बन गया, और भारत जब भी सेकुलर रहा, तो अब राइट्स कहाँ नहीं होते? मैं राइट्स नहीं, राइट्स होते हैं, और राइट्स होते हैं, राइट। देखिए घर के अंदर भी झगड़े होते हैं, दो भाइयों में होते हैं, दो बहनों में होते हैं, तो लड़ना और हक मांगना और ये करना तो एक इंसानी स्वभाव है, हर जगह होता है। लेकिन उसको मैनेज किया जाता है बुक से, उसे मैनेज किया जाता है टेबल से, उसे मैनेज किया जाता है बातचीत से। एक छोटा सा सवाल ये था, डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन पसमानता के साथ हो रहा है, वो तो उतना लोग गौर नहीं करते हैं। आपको ही पता है कि मुसलमानों पे डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उस पे गौर करते हैं। मैं देखिए ये जो प्रेजेंट टाइम उत्तर प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में माहौल है, ज्यादातर मुसलमान, कॉमन मुसलमान ये बोलता है कि ये बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव जिसको बोलते हैं बहुत ज्यादा है, इस गवर्नमेंट में बढ़ गया है भेदभाव। इसको आपको क्या लगता है, वाकई में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? देखिए ऐसा है, डिस्क्रिमिनेशन वर्ल्ड ओवर ये माइनॉरिटी का रोना है, जो अपने को माइनॉरिटी कहते हैं। पहली बात तो लोगों में माइनॉरिटी नहीं मानता। इंदिरा गांधी के दौर में जो राइट्स हुए, आप उस टाइम पैदा भी नहीं हुए होंगे। मुरादाबाद में ईद के दिन 13 अगस्त को गोली चलाई थी, ईद के दिन। ना अब नजर यूं आता है क्योंकि मीडिया है, सोशल मीडिया है, 1 मिनट में न्यूज फैलती है। मुरादाबाद के राइट की खबर 2 दिन बाद फैली थी। मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, आपका भागलपुर, और आपका महाराष्ट्र पे मालेगांव के दंगे, ये दंगे ऐसे हैं, जबलपुर का दंगा, ये दंगे ऐसे हैं जो कांग्रेस हुकूमत में हुए, जब तो बीजेपी नहीं थी, जब तो कोई अमित शाह नहीं था, जब तो कोई नरेंद्र मोदी नहीं था, जब तो कोई योगी आदित्यनाथ नहीं था। ये बाबरी मस्जिद का ताला कब खुला? राजीव गांधी ने खुलवाया। कब खुलवाया? 1992 में तो मस्जिद को गिराया गया, ढांचे को गिराया गया। उससे पहले 87 में खुलवाया गया, शिलान्यास करवाया गया। कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस का था, मुख्यमंत्री एन डी तिवारी थे, हैं? वहां यहाँ भी पंडित, वहां भी पंडित। अगर शाहबानो का एपिसोड नहीं हुआ होता, अगर शाहबानो का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुसलमानों ने मान लिया होता, अपनी गलती मान ली होती और कह दिया होता हम 100 कितने रुपए था, मेरे ख्याल से 121 रुपए देने थे मेंटेनेंस के, अगर ये दे दिया होता, ना राम जन्मभूमि का ताला खुलता, ना ये बाबरी मस्जिद का विवाद बढ़ता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन आप हर जगह ही अपनी बात भी अपनी करेंगे, मानेंगे, स्टेट की बात मानेंगे नहीं आप, लॉ मानेंगे नहीं आप। और ये सब कौन कर रहा था? सब अशराफ मुसलमान, कोई पसमानदा मुसलमान नहीं कर रहा था। और देखिए, हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां सब लोग आराम से रहते हैं, जहां बोलते हैं, लिखते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन की एक लिमिट क्या है, दायरा क्या है? दायरा है भारत का संविधान। उसके अंदर कोई भी प्रोटेस्ट करिए आप, कोई मनाही नहीं है। अभी आप आ रहे थे, देखा आपने, बीकेयू के लोग प्रदर्शन कर रहे थे खड़े हुए, सड़क चल रही है आराम से, लोग आ जा रहे हैं, उनको प्रदर्शन करने का अधिकार है। हर काम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर में जो होगा वो स्वीकार्य है, मान्य है, होना चाहिए। और प्रोटेस्ट करना हर नागरिक का अधिकार है। अगर प्रोटेस्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा? डेमोक्रेसी है जनाब। हमारे में जो इस्लामी मुल्क हैं मिडिल ईस्ट में, वहां क्या है? किसी में डेमोक्रेसी है? या तो ग्रेट किंग है या ग्रेट लीडर है। प्रदर्शन की बात हो रही है तो आरएनए पसमानदा मुस्लिम महाज क्यों नहीं इस तरह का कोई प्रदर्शन करता है, अपनी मांगों के लिए करते हैं, रोड पे क्यों नहीं उतरते हैं? देखिए ऐसा है, हर ऑर्गेनाइजेशन के, हर संगठन के 3-4 फेज होते हैं, और इंडिया मुस्लिम महाज अभी एजुकेटरी मोड में है। इस्लाम में भी 2 लाइफ है ना, एक मक्की लाइफ, एक मदनी लाइफ। मक्की लाइफ की आयतें पढ़ी है कुरान में, वो नर्म है, उसमें जंग की याद नहीं है, जिहाद नहीं है। जो मदनी आयतें हैं, जब स्टेट बन गया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो आयतें पढ़िए आप। कुरान कुछ मदनी आयतें हैं, कुछ मक्की आयतें हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज अभी मक्की दौर में है, एजुकेशन के दौर में है। और जब प्रदर्शन और जलसों का दौर आएगा तो वो भी करेगा।
मक्की जिंदगी के उसमें है ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महासभा भी। और जिस दिन मदनी जिंदगी में आ जाएगा तो वो भी करेगा, और देखिएगा आप कैसे करेगा। नहीं, तब तो पता चलेगा ना, आपने बोला कि संविधान सबको एक जैसा हक देता है। बिल्कुल देता ही है, कोई शक है आपको? आप पसमानदा जरूर अरे हैं, कोई मुस्लिम हैं। नहीं, हम मुसलमान नहीं है, मुसलमानों पसमानदों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। नहीं नहीं नहीं, आप मजहबी तौर पर मुस्लिम जरूर हैं, कैसे आप आदमी? हम इस्लामिस्ट हैं, हाँ, इस्लामिस्ट। हम इस्लामी मुसलमान तो नाम बाद में दिया, हम तो इस्लाम मजहब है नाम हमारा, तो हम इस्लामिस्ट हैं, हम पसमानदा इस्लामिस्ट हैं। मुसलमानों में और पसमानदाओं में बहुत वाज़ेह डिफरेंस है, दो अलग अलग बातें हैं। 88 से 92% हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदू था, जो कन्वर्ट हुआ, जो पसमानदा रहा, जो अशराफ रहा, जो अजलाफ रहा, जो अर्जाल रहा। बाकी जो 8% मुसलमान हिंदुस्तान में है, जो एलीट क्लास है, जिसने हुकूमतें की, जिसने जुल्म किए, जिसने मजालिम किए, वो क्लास है जिसने पाकिस्तान बनाया, जिसकी फॉर्म में बांग्लादेश बना। इस्लाम पे ना बनने वाला मुल्क पाकिस्तान मजहब के जुबान के नाम पे बढ़ गया, बंगाली जुबान के नाम पे बढ़ गया, 25 साल तक साथ नहीं रख पाया। तो देखिए ऐसा है कि जो बातें भी हैं ये रियलिस्टिक फैक्ट है। और मैं पहला खत पसमानदा मूवमेंट के बारे में मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा था 2017 में, और उस खत का संज्ञान लेके प्रधानमंत्री ने पहली बार भुवनेश्वर में के बीजेपी के जो कार्यशाला हुई थी उसमें जिक्र किया था। उसके बाद दूसरा खत मैंने लिखा हैदराबाद से पहले ब्रीफ प्रेजेंटेशन के साथ, फिर एनडीएमसी के हॉल में प्रधानमंत्री ने कहा, फिर उसके बाद लाल किले की प्राचीर से कहा, फिर उसके बाद आपका भोपाल में करा, उसमें कास्ट्रो के नाम लेके कहा। तो ये कोई प्रधानमंत्री आपके बारे में इतना जिक्र करे, इतना बोल दे, इसके लिए उसका धन्यवाद करते हैं हम। अगर किसी और प्रधानमंत्री ने करा होता उसका भी धन्यवाद करते, और किसी मुख्यमंत्री ने करा होता उसका भी धन्यवाद करते। जो ये लोग कहते हैं कि साहब बीजेपी बीजेपी, हम किसी बीजेपी, किसी कांग्रेस, किसी एसपी, किसी बीएसपी का आउटविंग पॉलिटिकल विंग नहीं है। हम ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज का पॉलिटिकल आउटविंग है, सोशल आउटविंग है। और मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, जो तहरीक हमारी है अभी मक्की दौर में है, जिस दिन मदनी दौर में आ जाएगी उसके असरात जुड़ेंगे। और मक्की, कुछ लोग तो फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए ना, मुसलमान जो हमारे साथ नहीं जुड़ रहा, पसमानदा मुसलमान साथ नहीं जुड़ रहा, जिस दिन फतेह मक्का हो गई, फतेह मक्का का मतलब मेरा मुराद पावर से है, जिस दिन पावर मिल गई ये सारे जितने भी हमारे साथ नहीं है सब हमारे साथ आ जाएंगे। जी जी, एक्चुअली आपने बोला कि नरेंद्र मोदी जी ने कई मंचों से पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया, और नरेंद्र मोदी जी पिछले 2014 से और अभी तक बहुत 2014 से हैं वो प्रधानमंत्री, ठीक है, बहुत पावर में थे, अभी भी पावर में हैं। उन्होंने 4 बार नाम लिया। तो अगर नाम लेने से पसमानदा मुसलमान या हमारा संगठन खुश हो रहा है, वो इतने पावर में कि आपको कुछ भी, वो इतने पावर में, आप भी अच्छे जाते कुछ भी कर सकते हैं। अगर एक कोई कानून पास करते पसमानदा मुसलमानों के लिए, कोई लीडर अपोजिशन भी नहीं बना कर पाएगा, जहां तक मैं जानता हूँ। आप बताइए। इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। प्रधानमंत्री क्यों करेंगे? क्यों ना करें, नाम उन्होंने आज सुनो, उन्होंने नाम लिया, ये कम बड़ी बात, उन्होंने नाम लिया। किसी और राहुल गांधी क्यों नहीं करते? क्या हम भी वही करेंगे जो नरेंद्र मोदी कर? हाँ, तो यही तो बात है, वोट पसमानदा मुसलमानों का फ्री का नहीं है, फ्री का वोट नहीं है, और हम किसी के जरखेज गुलाम नहीं है। जो हमारा नाम लेगा, पहली बात यह है, नाम लेना ही बड़ी बात है। राहुल गांधी नाम ले ले, अखिलेश यादव नाम ले ले, क्यों नहीं लेते नाम? नहीं नहीं, बहन जी नाम ले ले, यही कहते हैं मैं भी दलित हूँ, पसमानदा मुसलमान के हाथ दलित से बदतर है। अखिलेश यादव भी कहते हैं मैं ओबीसी हूँ, मैं पसमानदा मुसलमान के साथ मांग को बातें सही कर रहे हैं ये लोग। ये जो आदमी ने आपके लिए करे तो जब परेशानी, ना करे जब परेशानी। आप लोग रोते यूं ही तो रहते हैं, आपकी प्रॉब्लम यह है। और आपको, आप जैसे आदमी को जो पसमानदा महाज से जुड़ा हुआ है, इस तरह का सवाल कह रहा है तो शर्मनाक बात कर रहे हैं आप। नहीं, ये शर्मनाक, ये महाज का सवाल नहीं है, ये कॉमन आदमी का सवाल है। सो कॉमन आदमी, देखिए सवाल के जवाब हम दे तो रहे हैं, हम भाग के रहे, हम तो हर सवाल का जवाब देने के तैयार हैं और दे रहे हैं। और डॉक्टर कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आपका नाम, अगर आपका नाम किसी ने ले दिया, आपको एक चाय पिला दी, आप उसका भी स्वागत नहीं करेंगे? बिल्कुल, तो स्वागत कीजिए। अभी आप स्वागत के दौर में हैं। मैंने कहा तो, आप मक्की जिंदगी में हैं, अभी मदनी जिंदगी आने में वक्त लगता। आपकी प्रॉब्लम ही ये, हर चीज आपको चाहिए जल्दी। पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पेशेंस। दिनों में नहीं होती चीजें, हफ्तों में नहीं होती, महीनों में नहीं होती, सालों में नहीं होती, टाइम लगता है।
जब फल पक जाता है जब उसे तोड़ना चाहिए, नहीं तो वो फल खाने लायक भी नहीं रहता। फल को पकने दीजिए, फल को जमने दीजिए, फिर खाइए, खुद भी खाइए तो दूसरों को भी खिलाइए। मैं तो कह रहा हूँ संगठन और बने, और बढ़ने चाहिए ताकि कॉज बढ़े, लेकिन काम तो करें, जमीन पे लोग तो दिखे। एक पॉलिटिक्स का जिक्र किया आपने कि पॉलिटिकल, तो जैसे आप भी जानते हैं अगर डेमोक्रेसी में अगर आपके लोग अगर पॉलिटिक्स में रहेंगे तो आपको फायदा वो दे सकते हैं, अगर वो सरकार में रहेंगे या अपोजिशन में रहेंगे तब भी फायदा दे सकते हैं। तो क्या ऐसा कोई विचार भी आप लोगों का भी है या फिर आने वाले समय में हो सकता है कि आप लोग किसी को पॉलिटिक्स में उतारे, अपने लोगों को, या फिर किसी या संगठन ही एक पॉलिटिकल रूप को ही ले, ऐसा कुछ विंग वगैरह? कि बहुत संगठनों के लोग हमारे साथ हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज में भी, कांग्रेस के भी। नहीं, हम संगठन आपके लोग अपने कैंडिडेट की आपके मातृभूमि पसमानदा मुस्लिम महाज जिस दिन ऑल इंडिया पसमानदा महाज इस लायक हो जाएगा, बार्गेनिंग की स्थिति में हो जाएगा, तो ये भी करेगा। और नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं। पॉलिटिक्स से आपके जो चाय पीते हैं आप, ये कैप लगाए हुए हैं आप, जैकेट पहने हुए हैं आप, खाना खाते हैं, ये भी पार्लियामेंट में तय होता है कि इसके रेट क्या होंगे, इस पे जीएसटी कितनी लगेगी, ये फैक्ट्री से आउटलेट क्या होगा। तो आप खाना खाते हैं, आटा खाते हैं, चावल खाते हैं, इसके रेट भी तो पार्लियामेंट तय करती है। पॉलिटिक्स को कोई गंदा अल्फाज नहीं है। और जो लोग पोस्टों पे हैं, वक्फ बोर्ड की वो को या कहीं किसी और संगठन की हो, ये सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज की कोशिशों का समर है, फल है। नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं था, नहीं तो सैयद शेख मुगल पठान कब्जा करते थे यहाँ की पोजीशन पे। एक राज्यपाल है जो दोबारा अपॉइंटमेंट हुआ है बिहार में, आरिफ मोहम्मद खान साहब, उनका देखिए 20 साल तक वनवास में रहे, इससे पहले कर्नाटक के राज्यपाल, केरला के। और किसी राज्यपाल का नाम बताइए आप। इस मुल्क में त्याग करने वालों की पूजा होती है। राजा तो विक्रमादित्य भी था, नहीं होती पूजा उसकी, और बड़ा राजा था। नहीं, ये तो भगवान राम की पूजा से भी यूं होती है। भगवान राम ने बाप का कहना माना, त्याग किया। त्याग कर आरिफ मोहम्मद खान ने भी त्याग किया था, अपनी कुर्सी छोड़ी थी, तो लोगों ने नेता माना, आज भी नेता है। मैं ये प्रोग्राम में आरिफ मोहम्मद खान बार बार यूं ले रहा हूँ, यूं नहीं ले रहा कि वो मेरे जानने वाले, बट वो पढ़े लिखे, ब्रॉड माइंडेड, पसमानदा मुस्लिम महाज के समर्थक, पसमानदा मुसलमानों की बात करने वाला, पसमानदा मुसलमानों की सोच को रिप्रेजेंट करने वाला आदमी है। पर्सनली अखबार में लिख के देंगे, देना चाहिए अगर आपको फेयर है। आप कभी इंटरव्यू उनका लीजिए, मैं आपका कभी पटना लेके चलूंगा, उनका इंटरव्यू लीजिए, वो देखिए कैसे बात करते हैं। वो तो अशराफ वर्ग के वो की बात है। अशराफ वर्ग का आदमी, कोई भी वर्ग का आदमी, किसी वर्ग का आदमी, चाहे वो अशराफ हो, अजलाफ हो, अर्जाल हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, जो पसमानदा महाज का समर्थक करेगा, मैं उसको साथ लूंगा। अब तो कास्टवाइजी आपका सीन चल रहा है, तो आप कैसे अशराफ के साथ लेते हैं? हम कोई जो हमारा, आपने मेरे अल्फाज सुनते नहीं है आप, जो मेरा समर्थन करेगा मेरे कॉज का, वो मेरे साथ होगा, मैं उसके साथ। हाँ, अशराफ भी, क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई मेरा साथ दे रहा है, समझ से दे रहा है, तो मैं उसका समर्थन, मैं उसके साथ में खड़ा हूँ। मतलब ये अशराफियत के लिए लड़ाई है, ना कि किसी कोई भी ये लड़ाई पसमानदा मुसलमानों को, अगर महात्मा गांधी, अगर कोई भी आदमी मेरे कॉज के साथ होता है, मैं उसे अलग क्यों करूंगा? पागल हूं मैं? कोई भी आदमी मेरा समर्थन करता है, पैसे से करता है, तन से करता है, मन से करता है, धन से करता है, ज्ञान से करता है, तो मेरा समर्थक है, मैं उसे जोड़ूंगा। मैं अलग को करूंगा, मैं तो अपनी ताकत बढ़ानी, मैं उसे अलग क्यों करूंगा भाई? कि आप पंडित हैं, आप ठाकुर हैं, आप सैयद साहब हैं, आप पठान हैं, आप समर्थक है, लेकिन यू कांट कम विद मी। नहीं, यू कैन कम विद मी। लेकिन जैसे 2014 में थोड़ा पॉलिटिक्स पे ही बात इस कर रहा हूँ बार बार शारिक भाई, क्योंकि लोग वही सुनना चाहते हैं और हमारे संगठन के लोग भी वही चाहते हैं कि भाई अगर संगठन से लोग जुड़े तो क्यों जुड़े, उससे उनको क्या लाभ होगा। तो एग्जांपल के तौर पर जैसे अभी प्रेजेंट टाइम की जो यूपी सरकार है, इसने एक मदरसे पे कार्रवाई की थी, मॉडर्न एजुकेशन को लेकर के उन्होंने कहा था कि मतलब मदरसे में बच्चे दीनी तालीम तो लें, लेकिन साथ में एजुकेशन, साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का भी एजुकेशन ले, ताकि वो, सरकार कह रही है ये चीज कि वो मेन धारा में, मुख्य धारा में, विकास की मुख्य धारा में आ सके। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है कि जो मॉडर्न एजुकेशन सरकार मदरसों में दे रही है वो सही है, या संगठन का क्या स्टैंड है?
मदरसे का मतलब क्या होता है? एजुकेशन स्कूल, आपने खुद ही कह दिया, अपने जवाब सवाल का जवाब खुद ही दे दिया आपने। मदरसा मीन्स स्कूल। लेकिन वो तो इस्लामिक है। इस्लाम क्या है? इस्लाम दुनिया का मजहब है या जन्नत के नहीं है? इस्लाम जन्नत में होगा या दुनिया में होगा? बताओ। इस्लाम तो खैर मेरे ख्याल से दुनिया में दुनिया के हो तो दुनिया में दुनिया के साथ चलेगी, जन्नत के साथ चलेगी? दुनिया की तरफ से। तो दुनिया में अगर मोबाइल फोन मदरसे के मुल्ला साहब, मौलवी साहब, कारी साहब इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको मना करो, मत करो। टीवी लगे हुए मदरसों में, चीज गलत नहीं होती, चीजों का इस्तेमाल गलत होता है। इस मदरसे में आप नाज सुने, कुरान सुने और नाज करात की हेल्प न करें तो ये फोन बुरा कोई है? सही है। अंग्रेजी पढ़ने से, अंग्रेजी पढ़ना और फ्रेंच पढ़ना, अरबी अरबी एज ए लैंग्वेज पढ़ने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं। तो अरबी एज ए लैंग्वेज पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन नाजरा करना, सिर्फ रटवाना, ये गलत है। 99% यही होता है। 99% मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूं कि मुसलमान जब जब और तब कुरान को पढ़े तो समझ के पढ़े, सोच के पढ़े, और उनको मालूम होना चाहिए इसमें क्या लिखा है। क्योंकि कुरान मामूली किताब नहीं है। कुरान हकीम है, कुरान करीम है, कलाम मैं। कुरान वो किताब है जो अल्लाह की है, जो आखिरत की भी है और दुनिया की किताब है। जो किताब आखिरत की भी है और दुनिया की भी है, उसे हम चूम के जुजदान में लपेट के रख देते नहीं। कुरान किताब है, दुनिया की नहीं है। नहीं, तो इसमें तो काफी और देखिए, जहां तक रही सवाल आपका कि अंग्रेजी हिंदी पढ़ना, एजुकेशन है, पढ़िए, एजुकेशन है, इट्स पार्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में तो जो चीज आएगी मैं चाहूंगा मेरे बच्चे पढ़े। इसमें मुझे जी गवर्नमेंट तो कंपलसरी कर रही है सब चीजों। तो क्या बुरी बात है? तो क्या बुरी बात है? अगर आप और वहां पर होंगे, अगर आप रहेंगे ईरान में, तो ईरान में रहेंगे आप, तो वहां की तो ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन है, फारसी। कुरान तो अरबी में पढ़ा जाएगा या फारसी में पढ़ा जाएगा? हाँ, तो क्या बुरी बात है? टर्की में रहेंगे तो वहां की जुबान तो टर्किश है ना, लेकिन अरबी पढ़ा जाएगा। तो इसमें क्या बुरी बात है? अगर अंग्रेजी हिंदी पढ़ रहे हैं आप, हिंदी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी भी पढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। अंग्रेजी इज इंटरनेशनल लैंग्वेज दैट मुस्लिम्स नो। हिंदी इज a national language that we know, and Arabic is our religious language that most of us can read, and Urdu is our mother language that we love and unite us between Hindus and Muslims is language of love. हाँ, तो we have 5 languages का ज्ञान है हमें। और एक आदमी अगर अरबी भी जानता है, बोलना जानता है, लिखना जानता है, पढ़ना जानता है, अंग्रेजी बोलना जानता है, पढ़ना जानता है, लिखना जानता है, और आपका हर जबान जानता है। यहाँ लैंग्वेज तो कोई भी इंसान सीखे, अच्छी बात है। मतलब ये था कि जो हमारे उलमाए हैं, उनका नाम तो मैं नहीं लूंगा, उलमा लोगों ने, एक सेकंड, उलमा लोगों ने इस पर विरोध किया था कि भाई जिसको एजुकेशन दुनियावी लेनी है वो स्कूल में जाए, जो जनरल स्कूल चल रहे हैं। जिसको इस्लामिक एजुकेशन लेना है वो मदरसे में जाए। वो इसको लेकर के विरोध कर रहे थे उलमा लोग कि भाई दखलंदाजी ना हो मदरसों में। लेकिन मेरा खुद का ये मानना था कि अगर हमारे मदरसे के बच्चे थोड़ी दीनी तालीम ले ले तो इसमें कोई बुरा नहीं। इस पर मैं सवाल करना था कि आपका ख्याल है कि जो, मैं सीधा सीधा जवाब चाहता हूँ कि सरकार जो ये कर रही है मॉडर्न एजुकेशन साइंस को लेकर के इन मदरसों में तालीम देना चाह रही है, इसके बारे में ये क्लियर कट बताइए कि आप सपोर्ट करते हैं या नहीं। मैं कोई भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, एसपी की हो, बीएसपी को, मैं सपोर्ट करता हूँ कि मुझे अपने बच्चों को जाहिल नहीं बनाना। मुझे अपने बच्चों को, वी नीड इंजीनियर्स, वी नीड डॉक्टर्स, वी नीड टीचर्स, और वो अच्छे मुसलमान भी हों। अच्छे मुसलमान कब होंगे? जब उन्हें दुनिया का इल्म होगा, कुरान और हदीस का इल्म होगा। कुरान भी पढ़े, ये भी पढ़े। बस मैं चाहता हूँ अच्छा कारी होगा, किसी मुल्ला की जरूरत नहीं पड़ेगी, नमाज पढ़ाएंगे, अच्छी कारी पढ़ के उसके पीछे नमाज में पढ़ लूंगा। अच्छा हाफिज होगा, हाफिज समझे, कुरान पढ़े, लेकिन उसे ये तो मालूम हो कि ये मतलब क्या है, क्या पढ़ रहा, मतलब तो उसे मालूम नहीं, पढ़े जा रहा बस। 4 दिन में तो कुरान शरीफ सुना दिया रमजान शरीफ में, आलमून आलमून तालमून करके, पता नहीं क्या पढ़ा क्या सुना, और लड्डू लेके 5वें दिन घर को।
ये वाली इबादत अल्लाह भी कबूल नहीं करेगा, ना उसका नबी कबूल करेगा। अल्लाह कहता है ये बहुत आसान किताब है और मुल्लाओं ने इसे बना दिया बहुत भारी किताब, बहुत मुश्किल किताब, समझ में नहीं आएगी तुम्हारे भाई। और हर मौलवी ये कहता है, अल्लाह कहता है ये किताब मैंने तुम्हारे लिए बनाई और बहुत आसान अल्फाज में है। मुल्ला कहता है कि नहीं साहब आपको समझ में नहीं आएगी, आप भटक जाओगे। यही कहता ना कि आप तफसील से मत पढ़ना, आप भटक जाओगे, क्योंकि उसे मालूम है वो नहीं चाहता उसकी जो पावर है, उसकी जो उसने क्रंच बनाया रखा है वो कम हो। इन मुल्लाओं ने मुसलमानों को कुरान से दूर किया। मेन चीज जो है, अगर मुसलमान कुरान पढ़ लेगा, अगर एक आम आदमी मुसलमान कुरान पढ़ लेगा तो वो समझ जाएगा इसमें क्या लिखा। उसमें सिर्फ मोहब्बत है, इंसानियत से मोहब्बत है, इकराम दीन है, इकराम शरिया है, और उसमें जो मौन कॉन्सेप्ट है ह्यूमन नेचर का है। तलवार उठाने का जिक्र बहुत कम है, जब तुम पे अटैक हो, तलवार पे उठाने का जिक्र नहीं है। सिर्फ उसमें मोहब्बत है। नबी की जिंदगी में क्या है? सिर्फ मोहब्बत है, सिर्फ मोहब्बत है और मोहब्बत है और मोहब्बत है। शारिक भाई, एक इम्पोर्टेंट सवाल रह गया, ये आखिरी सवाल है, इस बारे में ये पूछना चाहता है कि संगठन का स्टैंड क्या है जेपीसी को लेकर के। इसका एक शॉर्ट सा वो जवाब दीजिए, आप लोग गए भी। जेपीसी का स्टैंड क्या है? जेपीसी में अकेला पसमानदा संगठन है जिसे जेपीसी ने बुलाया था और हम गए थे, और हमने अब वही चीजें करी। हमने वक्फ का विरोध नहीं किया। हम वक्फ का विरोध क्यों करेंगे? हमने सिर्फ ये कहा वक्फ का मैनेजमेंट सही कीजिए। जो ये 90% अशराफों के हाथ में है, 100% ये अशराफों के हाथों में है, जबकि 80 to 88% पॉपुलेशन मुसलमानों की पसमानदा है, उनके हाथ में दीजिए। इसका मैनेजमेंट सही कीजिए। हम वक्फ के खिलाफ नहीं है, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। हम पसमानदों के खिलाफ क्यों होते हैं? हम पसमानदों के नहीं काम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि उस वक्त का मैनेजमेंट सही हो, रखरखाव ठीक हो, और उसका जो आमदनी है, उसका जो मैनेजमेंट है, हमारे पास में आना चाहिए। ये अशराफों के पास में क्यों जाए? हर चीज अशराफों के हाथ में। कोई भी संशोधन जो कि पसमानदा मुसलमानों के हक में होगा, हम उसका समर्थन करेंगे। सब सिंपल बात है। ठीक है शारिक भाई, अब यहीं पे इंटरव्यू कंक्लूड करते हैं और इंशाल्लाह कभी शारिक भाई से फिर से मुलाकात होगी तो किसी और सब्जेक्ट पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।